लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर करा है? सीरीज पैरेलल सर्किट तक कवर कर दिया। अब तुम्हारा इसमें एक टॉपिक बच रहा है, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास थ्री फेज कनेक्शन बच जाएगा। थ्री फेज में स्टार और डेल्टा होता है और दोनों पे बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल पक्का आता ही है। सो लेट स्टार्ट विद द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है हमारे यहाँ? रेजोनेंस एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, जिसमें एक्सएल क्या है? 2 पाई एफ एल, तुम्हें पता है, और एक्ससी क्या है? 1/2 पाई एफ सी। तो रेजोनेंस की कंडीशन में वो क्या कहते हैं कि अगर इंडक्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस दोनों ही इक्वल होंगे, उस केस में हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ आर से डिनोट करते हैं, एफ आर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एफ आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से एफ आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/2 पाई रूट एल सी, यही आएगी। एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। तो ये वाला हमारे पास बेसिकली क्या हो गई? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब पेपर में क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि तुम्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसमें तुम्हें एल की वैल्यू और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमें निकालना होता है करंट। करंट का क्या फॉर्मूला होता है? V डिवाइडेड बाय Z, यही होता है। अब देखो Z क्या होता है? Z का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इम्पिडेंस का यही फॉर्मूला होता है। अब अगर हमारे पास XL की वैल्यू और XC की वैल्यू इक्वल है, तो XL इज इक्वल टू XC, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो Z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? बताओ मुझे। क्या Z इज इक्वल टू R आ गया। तो I का क्या फॉर्मूला बन गया इस केस में? I इज इक्वल टू V ओवर R। तो रेजोनेंस के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन कि XL इज इक्वल टू XC होता है। सेकंड कंडीशन कि Z की वैल्यू R हो रही है। अब मुझे ये बताओ कि Z की वैल्यू अगर R हो रही है तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है या घट रही है? इम्पिडेंस की वैल्यू क्या हो रही है? मिनिमम। क्योंकि पहले क्या था तुम्हारे पास फॉर्मूला? Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और अब क्या हो गया? Z इज इक्वल टू R। अब उस केस में अगर इम्पिडेंस कम होता है तो करंट क्या होगी? V बाय R। कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगी? मैक्सिमम। तो करंट क्या है? मैक्सिमम। कई बार तो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली दे देते हैं कि हाँ ये रेजोनेंस है, कई बार ये क्या बोल देते हैं कि इम्पिडेंस मिनिमम है। तो वो हमें खुद समझना पड़ेगा कि इम्पिडेंस मिनिमम किस केस में है? रेजोनेंस के केस में। या फिर ये क्या बोल देंगे कि करंट मैक्सिमम है। तो करंट मैक्सिमम किस केस में है? रेजोनेंस के ही केस में, ठीक है। अब ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो। अब तुम्हारे इस बार जनवरी 2025 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंटम की बात कर रही हूँ मैं। क्या क्वेश्चन था? इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट ड्रॉ कर्व ऑफ रिएक्टेंस, ठीक है, ड्रॉ कर्व ऑफ रिएक्टेंस। बहुत सारे, मैं जब पेपर चेक करने गई थी तो मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। अगर मान लो मैंने 400 पेपर चेक करे ना, तो 400 बच्चों में 4 या 5 पेपर में ही मुझे मिला था कि हाँ बच्चों ने करा हुआ है। बाकी के सारे पेपर्स में बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है इन्होंने? ड्रॉ कर्व ऑफ रिएक्टेंस, और क्या बोला हुआ है? ड्रॉ कर्व ऑफ इम्पिडेंस, और क्या बोला हुआ है? ड्रॉ कर्व ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट्स एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ रेजोनेंस के केस के लिए कि ये रेजोनेंस के केस में कैसे बनता है ग्राफ। सबसे पहले हम एक ही ग्राफ में सारी चीज बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे क्या होती है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। अब एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल पड़ा हुआ है, तो एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल, ये भी पड़ा हुआ है। तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, राइट। तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे तुमने कभी पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसका ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे, है ना। तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारा एक्सएल भी बढ़ रहा है। तो हमारा हो गया एक्सएल का कर्व। इसी तरह हमें एक्सी का कर्व बनाना है, तो एक्सी का क्या फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा c, और ओमेगा क्या है 2 पाई एफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, यही होगा। तो इसका कर्व हमेशा नेगेटिव साइड पे बनता है, इस तरह से ये नेगेटिव में होता है। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, याद हो तो, कि आर एल होता है तो हम उस केस में जेड की वैल्यू क्या लिखते हैं, आर प्लस जे एक्स एल, और आर सी होता है तो उस केस में क्या लिखते हैं, आर माइनस जे एक्स सी, माइनस आता है कैपेसिटर के केस में। ये बन गया तुम्हारा एक्सी का ग्राफ, क्लियर। अब हमें बनाना है नेट रिएक्टेंस, जो तुम्हारा पूछा हुआ है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब एक्स, तो एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी करते हैं, और एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल करते हैं। तो इसका ग्राफ देखो कैसे होगा, एक्सी अगर कर्व की शेप में है तो कर्व की शेप में जाएगा, और अगर एक्सएल ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो एग्जैक्टली ये भी कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, एग्जैक्टली इसके पैरेलल। और जिस पॉइंट पे ये ग्राफ कट करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक बना हुआ एक बार अपनी नोटबुक्स में। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारा रिएक्टेंस तो हो गया, अब हमें क्या बनाना है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से, और Z किसके इक्वल होता है, R के इक्वल। तो इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो रही हो, Z की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया, Z इज इक्वल टू R। तो इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब मान लो Z की वैल्यू 5 ओम है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, Z की वैल्यू 5 ओम ही है। नेक्स्ट हमें बनाना है करंट। तो करंट कैसे बनता है, तुम्हें एक चीज पता है कि रेजोनेंट के केस में करंट क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें कंडीशन बताई कि रेजोनेंस के केस में करंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो रेजोनेंस के केस में करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ से भी ये मैक्सिमम, और यहाँ से भी क्या होगा, ये मैक्सिमम, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर ये क्या कह रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में करंट क्या होगा, मैक्सिमम, उससे पहले क्या होगा, कम, और उसके बाद में भी फिर क्या होगा, कम ही होगा। तो ये केस में हमारे पास करंट क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह अगर इम्पीडेंस बनाएंगे तो इम्पीडेंस का कर्व देखो कैसे बनेगा, कि रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस क्या है, मिनिमम, उससे पहले क्या है, ज्यादा, और उसके बाद में भी क्या है हमारे पास, ज्यादा। तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस का कर्व, ठीक है। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इम्पीडेंस है दोनों केसेस में, एक होता है हमारे पास सीरीज सर्किट की आरएलसी अगर सीरीज है, और एक होता है हमारे पास पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो मैं दोनों ही चीजों के लिए बता रही हूँ, सीरीज सर्किट के लिए क्या फॉर्मूलेस यूज होंगे और पैरेलल सर्किट के लिए। इस केस में हमारे पास इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज के केस में Z इज इक्वल टू R, और पैरेलल के केस में क्या होता है, Z इज इक्वल टू L बाई सी आर, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। इसी तरह हमारे पास करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू V बाई Z होता है हमारे पास जनरली, तो बट Z क्या है, R के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, V बाई R। इसी तरह करंट का इसमें भी सेम होता है, V बाई R, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 पाई रूट LC, और पैरेलल के केस में क्या होता है, 1/2 पाई
रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अभी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एज यू नो व्हाट इज पावर फैक्टर, cos फाई होता है। तो cos फाई इसके केस में भी 1 होता है, इसके केस में भी 1 होता है। 1 मतलब क्या हो गया, यूनिटी। इसी तरह हमारे पास क्यू फैक्टर होता है। क्यू फैक्टर मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर। जब भी वो क्वेश्चन में तुमसे क्वालिटी फैक्टर पूछेंगे ना तो तुम समझ जाना कि हाँ भाई रेजोनेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, और इसमें भी एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। एक्सएल का क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई एफ आर एल डिवाइडेड बाय आर। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे एफ आर की वैल्यू पुट करोगे तो क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/r रूट एल बाई सी। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, 2 पाई एफ आर एल बाई आर। तो यहाँ पे भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पलीफिकेशन। ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और ये करंट को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। इसको हम सीरीज वाले को डोनर सर्किट कहते हैं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, थोड़ा सा याद रखना कि सीरीज में हम डोनर सर्किट कहते हैं और पैरेलल के केस में हम इसे रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। रिजेक्टर सर्किट, ये एक बार लिख लो टेबल की फॉर्म में, ये एक बार करेक्ट कर लो। सीरीज के केस में इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट, और पैरेलल के केस में हम इसे क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, कुछ और फॉर्मूलेस बता रही हूँ क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड ही है। फॉर्मूलेस डायरेक्ट एक पेपर पे लिखना, फॉर्मूले पेज पे अपने, और सारे फॉर्मूलेस याद रख लेना। एक मैंने बताया तुम्हें क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं रेजोनेंस के केस में। नेक्स्ट कभी कभार हमसे बैंडविड्थ भी पूछ लेते हैं। बैंडविड्थ इज डिनोटेड बाय BW, ठीक है। तो बैंडविड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। अगर हम क्यू फैक्टर की टर्म्स में देखें तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। एक फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास क्यू फैक्टर इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे पास बैंडविड्थ का यहाँ से आ जाएगा। एक और होता है हमारे पास बैंडविड्थ का, दैट इज F2 माइनस F1, मतलब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो ये बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले हैं, वो हमें देखनी पड़ती है कंडीशन कि हमें क्या कंडीशन दी हुई है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कौन सा नहीं। अब एक F1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास FR माइनस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज F1? F1 इज बेसिकली द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एक होता है हमारे पास F2, बताती हूँ अभी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। F2 का फॉर्मूला होता है FR प्लस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूलेस लिख लो, इन फॉर्मूलेस पे बेस तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे। मैंने एक ही स्लाइड में सारे फॉर्मूलेस तुम्हारे कवर कर दिए। अगर यहीं पे तुम क्वालिटी फैक्टर का भी फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो 1/r रूट L बाई C। ये सारे के सारे फॉर्मूलेस तुम्हारे सीरीज सर्किट के हैं। 95% ऑफ द टाइम तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर या फिर ये सारे फॉर्मूलेस सीरीज पे ही बेस्ड आते हैं, पैरेलल पे बेस्ड कम आते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, अ चॉक कॉइल। चॉक कॉइल मतलब कॉइल, और मैंने तुम्हें बताया था कि कॉइल का मतलब क्या होगा, R और L का सीरीज में कॉम्बिनेशन। इज कनेक्टेड विद अ 200 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। इसको इन्होंने किसके साथ कनेक्ट करा हुआ है, 200 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ, विद अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ 250 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है, 250 वोल्ट।
इट इज फाउंड दैट द सर्किट टेक्स इट्स मैक्सिमम करंट। अब देखो इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला ना कि रेजोनेंस की कंडीशन है, इन्होंने क्या बोल दिया, तुम्हें देखने में तो नॉर्मल ही सर्किट लगेगा, बट ये कहीं ना कहीं अगर रेजोनेंस का होता है तो कुछ हिंट दे देते हैं। पहली हिंट मैंने बताई थी मैक्सिमम करंट, दूसरी हिंट मैंने बताई थी मिनिमम इम्पिडेंस, तीसरी हिंट मैंने बताई थी कि जिस भी क्वेश्चन में क्यू फैक्टर पूछा जाएगा वो तुम्हारा रेजोनेंस का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट 50 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 50 एम्पियर। व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 100 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब तुम्हें फॉर्मूला पता है रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड होता है, बट Z हमारा R के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो V बाई आई 250 बाई 50 इज इक्वल टू R। R की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 5 ओम। फर्स्ट पार्ट हो गया, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। तो तुम्हें एक चीज पता है, रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है। एक्सएल का क्या फॉर्मूला है 2 पाई एफ आर एल, और एक्सी का क्या फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 पाई एफ आर सी, यही होता है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ आर की वैल्यू हमें पता है, 2 पाई भी पता है, सी भी पता है 200 माइक्रोफेरेड। 200 माइक्रोफेरेड को कन्वर्ट कर लेना फेरेड में इंटू 10⁻⁻6 में, तो यहाँ से हमारे पास एफ आर की वैल्यू, सॉरी एफ आर की नहीं, हमें एल की वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना बाद में, चाहे ये तुम्हारे पास आएगी 12.66 मिली हेनरी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा छोटी यूनिट आती है तो उसे मिली हेनरी में की फॉर्म में ही लिखना होता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का क्या होता है हमारे पास VC। VC का क्या फॉर्मूला होता है I इंटू एक्सी। आई पता है, C पता है, तो XC भी पता लग जाएगा, VC भी आ गया। I कितना है 50, XC यहाँ से निकाल लेना 1 बाई 2 पाई एफ आर सी। एफ आर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 हर्ट, सी भी दिया हुआ है 200 माइक्रोफेरेड। सॉल्व करके तुम्हारे पास VC की वैल्यू आ जाएगी 397 वोल्ट्स। नेक्स्ट पूछा हुआ है इन्होंने क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का तुम्हें फॉर्मूला मैंने अभी बताया ही था, 1 बाई आर रूट एल बाई सी। आर भी पता है तुम्हें, एल भी पता है और सी भी पता है। आर की वैल्यू 5 ओम है, एल की वैल्यू 12.66 मिली हेनरी और सी की वैल्यू 200 माइक्रोफेरेड है। तो यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पैरामीटर का मतलब इन्होंने क्या बोला हुआ है, R की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है और C की वैल्यू निकालनी है। दैट विल रेजोनेट एट 1000 हर्ट्ज। तो इसका मतलब व्हाट दे हैव गिवन, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, हैज अ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ दे दिया इन्होंने 100 हर्ट्ज, ड्रॉज अ पावर ऑफ, पावर दिया नहीं हुआ बट हमें पता है अगर 16 वॉट है तो पावर ही होगा। पावर का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, पावर के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, या तो हम I² R यूज कर सकते हैं या फिर V² बाई R भी यूज कर सकते हैं। वोल्टेज दे दी 200 वोल्ट। अब इसमें देखो हमें क्या चाहिए, R, पावर पता है 16 वॉट। ठीक है, वोल्टेज पता है 200 वोल्ट। तो यहाँ से क्या हमारे पास R आ जाएगा, पावर भी पता है, वोल्टेज भी पता है, राइट, आ जाएगा ना। अब उसके बाद इन्होंने क्या पूछा हुआ है, L हमें निकालना है। तो तुम्हें एक चीज मैंने फॉर्मूला बताया था, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। देखो ऊपर बताया था ना, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो क्यू फैक्टर हमें नहीं पता, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें पता है, बैंडविड्थ पता है, वहां से क्यू फैक्टर आ जाएगा। अब क्यू फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई आर रूट एल बाई सी। आर पता है, क्यू फैक्टर पता है, अगर हमारा एल और सी में से एक भी चीज पता लग जाएगी हमें तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो एल और सी कैसे पता लगाएं,
तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। वी एल इज द वोल्टेज ड्रॉप, तो क्वालिटी फैक्टर पता है, वी एल का फॉर्मूला होता है आई इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। बैंडविड्थ भी पता है 100 हर्ट्ज है, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया 100। तो अब इसमें देखो हमें आई पता है, आई पता है, नहीं आई नहीं पता। बैंडविड्थ पता है, क्वालिटी फैक्टर पता है। अब हमें आई और चाहिए, तो P इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले से P पता है, V पता है, आई आ जाएगा। आई भी पता लग गया, एक्सएल आ जाएगा, एक्सएल आ गया तो एल भी आ जाएगा। फिर क्वालिटी फैक्टर वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, एल पता लग गया तो सी भी आ जाएगा। एक हिंट की फॉर्म में दिया है, ट्राई खुद करना, ठीक है।